वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 295 एट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल स्टडीज के प्रश्नों पर। हर सब्जेक्ट के इसमें प्रश्न होंगे, संगठनों से रिलेटेड होंगे और साइंस के भी प्रश्न होंगे और 2-3 प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के भी एडेड हो गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे करंट के लिए तो सेपरेट सीरीज चली रही है अपनी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यसे व्यापार समझौते या व्यापार समूहों के संदर्भ में सही है? वर्ष 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ यानी आसियान की स्थापना 1967 में की गई। यानी आसियान की स्थापना की बात कर रहा है ये 1967 में, और साफ्टा की स्थापना की बात कर रहा है वर्ष 2010 में। क्योंकि आसियान की स्थापना तो सही है, वर्तमान में 10 मेंबर है इसमें, भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन ये 2006 का है साफ्टा, 10 का नहीं है। तो पहला वाला गलत है। पूछ रहा क्या है सही, तो केवल बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है जो वर्ष 2006 में लागू की गई। तो पहला वाला हो गया गलत, वहां 10 लिखा है। देखिए, आसियान की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ यानी आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य? 10, और इन देशों ने इसकी स्थापना की थी। तो दूसरा वाला करेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट। कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? व्यापार सुगमता रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट यानी रेमिटेंस रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्त स्थायित्व रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक जारी करता है व्यापार सुगमता रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट भी, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकलता है? वर्ल्ड बैंक। वैश्विक वित्त स्थायित्व रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नहीं, ये IMF का संस्करण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अर्धवार्षिक तौर पर वैश्विक वित्त स्थायित्व रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजारों के वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन किया जाता है। तो ए करेक्ट है। बाकी वर्ल्ड बैंक क्या क्या विश्व सुगमता रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था, संबंधित है किससे? बहुत पुराना है ये था हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए सैन्य कार्यवाही से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभियान था जो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत संघ में एकजुट करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। तो पिछले मंथ 13 सितंबर को थी इसकी कुछ वर्ष पूरे हुए थे अगर काउंट करें 1948 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? देखिए, कल के जो करंट अफेयर्स का टेस्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है, वो हल्की सी उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कि नौसेना दिवस वहां गलत लिखा है, अप्रैल में लिखा है, ठीक है, जो कि दिसंबर में है, 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए है इसका आंसर। 4 या 5 है, मतलब दिसंबर में, वो अप्रैल में नहीं है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व हिंदी दिवस, जिसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है, उस दिन की याद दिलाता है जब वर्ष 1949 भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रहण किया था। ठीक है, 1949 में भारतीय संविधान सभा ने। देखिए, भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करने का जो निर्णय है वो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा वैधानिक बनाया गया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अब हिंदी भाषा की बात हो रही है तो हिंदी भाषा से रिलेटेड एक और प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वर्तमान में जो हिंदी है भारत की शास्त्रीय भाषा हो गई है।
अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है। देखिए शास्त्रीय भाषा नहीं है हिंदी, ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है केवल। शास्त्रीय भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। कुछ और शास्त्रीय भाषाएं हैं 4-5 जिनको हाल ही में ऐड किया गया, उस पर प्रश्न हम ऑलरेडी बना चुके हैं। संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है। हिंदी कोई शास्त्रीय भाषा नहीं है, इसे 8वीं अनुसूची की भाषा के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है, याद रखना, ठीक है। हिंदी को मिलाकर वहां पर 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश से संबंधित है। हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, हिंदी जो है विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भाषा का नाम फारसी शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि, और यह संस्कृत की वंशज है हिंदी। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। अंग्रेजी भी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिखरशीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है एक घटना जहां कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, शिखरशीलता। यानी शंकुधारी वन होंगे वो कौन टाइप के? देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में शिखरशीलता एक सामान्य घटना है जहां कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते, जिससे उनके बीच अंतराल होने के कारण आकाश स्पष्ट दिखाई देता है और जो प्रकाश है सीधा भूमि तक आएगा। यह वृक्षों की कई प्रजातियों में देखा जाता है, जैसे कि ब्लैक मैंग्रोव हो गए, कपूर हो गए और जापानी लार्च हो गया। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह समझने के लिए अलग अलग परिकल्पनाएं रखी हैं कि शिखरशीलता क्यों होती है, जैसे कि प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करना और रोग के संचरण को रोकना अथवा वायु से होने वाली शारीरिक क्षति से बचाव। शिखरशीलता जटिल प्रतिरूप को निर्मित करते हैं और साथ ही जंगल के प्रकाश के प्रवेश को बढ़ाते हैं, जंगल में प्रकाश के प्रवेश को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो छायादार वृक्ष होते हैं जिनकी पत्ती फैलाव जैसी होती है, वहां जो है सूर्य का प्रकाश भूमि तक पहुंचने में दिक्कत होती है, नहीं पहुंच पाता। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला यूपीआई एटीएम, जैसे किसी दुकान में कोई चीज हम लेने जाते हैं तो यूपीआई का यूज करके उस सामान को ले लेते हैं, ऐसे यूपीआई का उपयोग करेंगे हम एटीएम पे तो कैश निकाल कर देगा हमको। इसे हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है, यह एक वाइट लेवल एटीएम है। तो हिताची है, वाइट लेवल भी है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, तो डी है इसका आंसर, दोनों सही है ये। देखिए हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, पहला करेक्ट है। एटीएम एक वाइट लेवल एटीएम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआई के सहयोग से विकसित किया गया, तो दूसरा भी सही है। और एटीएम के डिजाइन का उद्देश्य है निर्बाध नकदी निकासी को संभव बनाना और साथ ही जो वास्तविक एटीएम कार्ड है उसकी आवश्यकता को दूर करना, जो डेबिट कार्ड रहते हैं पैसे निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, दबाव साइंस का प्रश्न है, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण कहाँ स्थित है? कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार, शक्तिनगर। यह है काकरापार में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है भारत की पहली दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर यानी 700 डम इकाई का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित संस्करण ग्रिड से जुड़ा, ठीक है। और भारत सरकार ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति दी है। और एनपीसीआईएल अब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी और
IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में है। और भारत पूरी तरह से स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवानी पर भी काम कर रहा है, जो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। और प्रायोगिक थोरियम संयंत्र कामिनी पहले से ही कलपक्कम में मौजूद है। तो भवानी क्या है? एक यूरेनियम संयंत्र है। वो कामिनी क्या है? एक थोरियम संयंत्र है कलपक्कम में। ये चीज मैच वैच करने के लिए पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। भवानी यूरेनियम, कामिनी थोरियम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सितंबर 2023 में गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया गया? पारंपरिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले यानी प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया है, तो ए करेक्ट हो गया। भारत ने गुजरात में पहले WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेजबानी की है। घोषणा पत्र में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता के साथ पारंपरिक, पूरक एवं एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। गुजरात घोषणा का उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के साथ स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप को आगे बढ़ाना। और शिखर सम्मेलन ने पारंपरिक चिकित्सा में AI सहित डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में की गई थी। 2023 के राष्ट्रीय पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थी। कौन सा सही है इसमें? राजस्थान के झुंझुनू से की गई थी 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत, या नई दिल्ली से? राजस्थान के झुंझुनू से ही की गई थी। ये करेक्ट है दोनों के दोनों, तो डी है इसका आंसर। देखिए, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसको। अभियान का फोकस है किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना। पोषण माह, जिसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक आयोजन है जिसका उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और साथ ही स्वस्थ आहार आदतों को भी बढ़ावा देना। पोषण माह 2023 की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है, जिसका अनुवाद पोषण समृद्ध भारत, शिक्षित भारत और सशक्त भारत है, तो दूसरा भी सही है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? तो 23 वाला पहले देख लेते हैं, फिर 24 का भी है, उसके बाद 24 का देख लेंगे, क्योंकि 23 से ही पूछा जा सकता है। पत्रकारिता में तो ऑलरेडी रवीश कुमार को मिल चुका है कुछ साल पहले। और ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और ये व्यक्ति और संगठनों दोनों को दिया जा सकता है। आर रवि कन्नन असम के डॉक्टर हैं। आर रवि कन्नन, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारत की तरफ से, मतलब भारतीय हैं एक। तो वर्ष 2023 में असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। पद्मश्री हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन, इनको वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, यह जो पुरस्कार है वो यह पुरस्कार उन्हें जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने हेतु प्रदान किया गया है। एशिया के सर्वोच्च सम्मान और प्रमुख पुरस्कारों के रूप में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में, 1957। 24 वाला भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है? तो व्यक्ति संगठन दोनों को दिया जा सकता है ये। कर्मा फुनसो, मियाजाकी हयायो, फरवीजा फरहान, ठीक है, इन सभी को, ऑप्शन नंबर डी। 5 लोग हैं कुल मिलाकर संगठनों के साथ। तो हाल ही में वर्ष 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके लिए निम्नलिखित व्यक्तियों और संगठनों को चुना गया। कोई भारतीय नहीं है 24 में, 23 में था। आर रवि कन्नन असम के डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, तो उनका नाम याद रखिएगा। उसको भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वो 23 के हैं। 24 में कोई भारतीय तो है नहीं। 24 में ये 4 लोग हैं। एक है संगठन, थाईलैंड का संगठन है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट,
बाकी गुयेन थी नगोक फुयोंग, ठीक है, कर्मा फुनसो, मियाजाकी हयायो और फरवीजा फरहान, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का। इन पांचों को मिला है 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कर्मा फुनसो भूटान, ठीक है, गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम की हैं, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया की हैं, मियाजाकी हयायो जापान के हैं, और एक संगठन है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, थाईलैंड का। इन पांचों को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में और जाने तो ऊपर के एक्सप्लेनेशन में था। 1957 में इसकी स्थापना की गई। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है ये। और इसकी शुरुआत सरकार चलाने में या सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम एशिया में चल रहा है उसे सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। इसे निम्नलिखित श्रेणी में दिया जाता है। सरकारी सेवा करो आप, ठीक है, सार्वजनिक सेवा करो, सामुदायिक सेवा करो, पत्रकारिता जैसे रवीश कुमार को मिला था, साहित्य और संरचनात्मक संचार कला में, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ में उभरता नेतृत्व, इन सभी में दिया जाता है। इन सभी श्रेणियों में मिल सकता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस अवार्ड को पाने वाले को एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मेडल दिया जाता है जिसमें फिलीपींस के नेता रेमन मैग्सेसे की तस्वीर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? स्कूल में पढ़ा होगा साइंस में आपने। लाफिंग गैस, कॉपर सल्फेट, व्हाइट लेड, ग्रीन अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ग्रीन अमोनिया उत्पादन वह है जहां अमोनिया निर्माण प्रक्रिया 100% नवीकरणीय तथा कार्बन मुक्त है। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन जल के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन वायु से अलग नाइट्रोजन का उपयोग करके किया जाता है। फिर इन्हें हैबर प्रक्रिया में डाल दिया जाता है जो सभी टिकाऊ विद्युत द्वारा संचालित होती है। हैबर प्रक्रिया में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन को उच्च तापमान और दबाव पर एक साथ प्रक्रिया करके अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाइए। खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित यानी नॉमिनेटेड पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? अभी तो नॉमिनेटेड ही हुए हैं, पहले एशियाई व्यक्ति हैं ये। क्या है ये? विजय अमृतराज नहीं है, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, यह है लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हाल ही में कई ग्रैंड स्लैम विजेता लिएंडर पेस वर्ष 2024 की श्रेणी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहले एशियाई व्यक्ति हैं। लिएंडर पेस ने युगल एवं मिश्रित युगल में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और वह पूर्व युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम टेनिस खेल को समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान और संग्रहालय है। तो लिएंडर पेस का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वाड समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह 4 लोकतांत्रिक देश हो, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना है। कौन सा सही है इसमें? क्वाड में यही 4 मेंबर हैं या कोई और भी है इसमें? क्वाड में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, और उद्देश्य भी ठीक है इसका। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, क्वाड जो है 4 लोकतांत्रिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है। सभी 4 राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार प्राप्त करते हैं और साथ ही निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित को भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के साथ समर्थन भी करना है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। अच्छा, क्वाड का विचार जो है वो किसके मन में आया था सबसे पहले? क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए और इस चतुर्भुज यानी क्वाड गठबंधन का गठन किया। तो 15 प्रश्न थे ये जनरल स्टडीज के, जिसमें 3-4 प्रश्न कुछ करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट एडेड है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।